नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। इस 137 साल पुरानी पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए 6वीं बार चुनाव हुए और अब ये तय है कि 22 साल बाद कांग्रेस को कोई ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो नेहरू गांधी परिवार से बाहर का होगा। नेहरू गांधी परिवार पर विरोधी खेमे से खुले तौर पर और कांग्रेस के भीतर दबे तौर पर यह तोहमत लगती रही है कि पार्टी पर इसी परिवार का कब्जा है। ये सही है कि इस परिवार के कई सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहे, लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन के मुताबिक ही हुआ और जब कोई और उपयुक्त नेता आया तो उसने भी कमान संभाली। ऐसे में गांधी नेहरू परिवार पर वंशवाद का आरोप लगाना कितना उचित है, इस सवाल पर ईमानदारी से मंथन होना चाहिए। कांग्रेस में 5 वर्ष के भीतर दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, जबकि हाल ही में हमने देखा कि देश की सत्तारूढ़ और सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले दिनों फिर से बढ़ा दिया गया और कहीं कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के चुनाव कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां जो हैं वो बने हुए हैं। मीडिया के जरिए कांग्रेस विरोधी माहौल बनाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन इस बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी परिदृश्य से बिल्कुल अलग ही रहे। लिहाजा उन पर उंगली उठाने वालों को मन महसूस करके रह जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस को ही अलोकतांत्रिक करार देने की चालाकी क्यों की जाती है? क्या इसीलिए कि जब तक गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस में है तब तक कांग्रेस के विरोधी कांग्रेस को खत्म करने के मंसूबे पूरे नहीं कर सकते? आप जानते ही हैं दोस्तों कि अंग्रेजी शासन की गुलामी से भारत को आज़ाद करने के लिए कांग्रेस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जब आज़ादी मिल गई तो देश में मजबूत लोकतंत्र की स्थापना के लिए कांग्रेस ने भरपूर कोशिशें की। कांग्रेस के बड़े नेताओं में एक बड़ी संख्या नेहरू परिवार के सदस्यों की रही, जिन्होंने आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक लोकतांत्रिक राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया। याद कीजिए, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू और फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से होते हुए ये परंपरा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक जारी है। एक ही परिवार के इतने सारे लोग दशकों से भारतीय राजनीति पर अपना अलग प्रभाव छोड़ते रहे तो इस बात से बहुत से नेताओं को शिकायत रही। खासकर कांग्रेस विरोधी लोग इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि जनता का प्यार एक ही परिवार के लिए कैसे बना रह सकता है। लिहाजा गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर लेने का सिलसिला शुरू हुआ। उन पर वंशवाद के आरोप लगाए गए और कांग्रेस के भीतर भी बहुत से लोगों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि कांग्रेस के शीर्ष पद पर यानी टॉप लेवल पर इसी परिवार का व्यक्ति क्यों बैठे। पिछले कुछ सालों से यह आवाज कुछ और तेज हो गई थी। G23 नमूना है, उसका उदाहरण है। नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इस पद से दूरी बना ली। लंबे वक्त तक यह पद खाली रहा, फिर मजबूरन सोनिया गांधी को कमान संभालनी पड़ी और अब जब चुनाव हो गए हैं तब भी उन पर यानी सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने अडिग फैसले से अपने विरोधियों को चित्त कर दिया है, पस्त कर दिया है। अब राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और अपनी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मजबूत कर रहे हैं। तो आज न्यूज पॉइंट में चर्चा इस बात की करेंगे दोस्तों कि क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहना जरूरी है? आखिर कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र और देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की परिपाटी से उसके विरोधी भय क्यों खाते हैं? क्या गांधी नेहरू परिवार को निशाने पर लेने से विरोधियों के अलोकतांत्रिक मंसूबे कामयाब होंगे? क्या नेहरू गांधी परिवार के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में निर्वाचित होने को परिवारवाद कहना जनता का अपमान नहीं है? क्या कांग्रेस के भीतर ही ऐसे तत्व हैं जो इस विरोध को बढ़ावा देते हैं? बहुत सारे सवाल हैं लोकतंत्र को लेकर और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हम दावा करते हैं और ऐसे में सबसे पुरानी पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है तो भी उस पर अगर आप तोहमत लगाते हैं तो ये कितना जायज है? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी बिल्कुल एक हीरो की तरह नजर आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, 4 राज्य हो गए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश थोड़े पल के लिए, फिर कर्नाटक में, इसके बाद आगे यात्रा बढ़ रही है धीरे धीरे। और आज चुनाव, वो भी अध्यक्ष पद का। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद सोनिया गांधी से पूछा गया कि
आपने इस अध्यक्ष पद को लेकर के आपका क्या कहना है? सोनिया गांधी क्या कुछ कह रही हैं? अंग्रेजी में उन्होंने जवाब दिया, जरा सुन लेते हैं। एक छोटी सी बाइट है उनकी, सुन करके आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के भी बहुत सारे विजुअल्स देखेंगे, उनकी भी बातें करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है, चर्चा बढ़ा रहे हैं हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस की क्या भूमिका है और उस पर फिर भी क्यों उंगलियां उठती हैं, और क्या इस अध्यक्ष पद के साथ साथ कांग्रेस ने अपने विरोधियों को भी पस्त कर दिया। राहुल गांधी ने खासकर अपने विरोधियों को पस्त कर दिया है। समझेंगे बहुत कुछ, देखेंगे बहुत कुछ और उस पर विचार विमर्श भी होगा, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी को सुनते हैं। Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this case. I have been waiting for a long time. Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this case. I have been waiting for a long time. Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this case. I have been waiting for a long time. Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this case. I have been waiting for a long time. Ma'am, are you happy? I have been waiting for a long time for this case. I have been waiting for a long. तो ये आप देख रहे थे सोनिया गांधी जो कह रही हैं कि आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये एक लंबे समय से इस समय का इंतजार कर रही थी। और ये सोनिया गांधी कह रही हैं, एक छोटी सी बाइट, हालांकि 2-3-4 बार हमने रिपीट करके सुनाने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश कि सोनिया गांधी इस पल का इंतजार एक लंबे समय से क्यों कर रही थी, ये भी समझेंगे। तो बहुत कुछ समझना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। राहुल गांधी के तमाम विजुअल्स आप देखते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। हमारे साथ सीधे ग्वालियर से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी। राकेश अचल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी, वरिष्ठ पत्रकार, देशबंधु के परमानेंट स्तंभकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। हर सोमवार को इनके आर्टिकल आप पढ़ते होंगे। और साथ में हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमरेंदु उपाध्याय जी। एक साथी थोड़ी देर बाद और जुड़ने वाले हैं, उनका भी आपसे परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी सीधे इंदौर से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब से रूबरू होते रहते हैं। आपका भी स्वागत है प्रकाश हिंदुस्तानी जी। और तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे सोनिया गांधी को। आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, 17 अक्टूबर। बहुत दिनों से इस पल का इंतजार था। अध्यक्ष पद को लेकर के, खास करके कौन अध्यक्ष बनेगा, और खासकर सबकी उंगली, सबकी निगाहें जो हैं वो जाकर एक ही जगह टिकती थीं, और वो निगाहें राहुल गांधी की तरफ टिकती थीं। राहुल गांधी ने जब तक ये नहीं कहा था, राहुल गांधी जब उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा था कि समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। समय आया, पता चल गया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी, बीच में चर्चा होने लगी। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनकी चर्चा हुई। अशोक गहलोत जी बीच में ही आउट हो गए। उनके सामने फिर एक नया चेहरा आया, और वो चेहरा था दिग्विजय सिंह। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं अभी राज्यसभा में, और उनकी ही रूपरेखा के तहत ये भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। एक महती भूमिका उनकी है उसमें। वो आए, लेकिन उनके आते आते एक नया नाम और सामने आया उस दिन, जिस दिन इस पद के लिए नॉमिनेशन दायर करने की आखिरी तारीख थी। और उस दिन नाम आया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। खड़गे साहब के नाम के आगे दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया और उनके प्रस्तावक बन गए। और इस बीच एक नाम और चलता रहा, और वो नाम था शशि थरूर का। एक नाम और आया था, झारखंड के पूर्व विधायक का नाम, और लेकिन वो उनका पर्चा जो है वो खारिज हो गया। अब दोनों नामों पे मतदान, और माना जा रहा है, हालांकि रिजल्ट परसों आना है, लेकिन माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं तो कांग्रेस की तरफ से ये दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के, जगजीवन राम जी, और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे।
तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों के बीच राहुल गांधी की पदयात्रा भी चल रही है और पदयात्रा से जो पैगाम आ रहा है उस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। सीधा आना चाहूंगा मीनू जी आपके पास। मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं सीधा। और क्या ये जो चुनाव है, अध्यक्ष पद का चुनाव, इसको लेकर के जितनी बातें होती रहीं, ऐसा लगा कि इस देश में एक ही पार्टी है जो सब कुछ गड़बड़ ही कर रही है, अध्यक्ष पद तक नहीं चुनती है, अपने अध्यक्ष पद का चुनाव भी ढंग से नहीं करती है, और उसके अध्यक्ष का चुनाव तो होना ही चाहिए और उस चुनाव से गांधी नेहरू परिवार का आउट होना बहुत जरूरी है। इस ढंग से माहौल बनाया गया। इस माहौल को बनाने में विरोधियों का जो हाथ था, विरोधी कितने सफल हुए, और गांधी नेहरू परिवार को आज खासकर जो तीनों नाम हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कहां देखती हैं आप? जी राजीव जी, देखिए, मैं एक कहावत से शुरू करूंगी अपनी बात कहना। कांग्रेस की हालत, इस देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो, और तथाकथित तौर पे जो लिबरल पत्रकार हैं और गोदी मीडिया, उन्होंने ऐसी सास की बना दी है, सास मदर इन लॉ की बना दी है, जो अपनी बहू के काम में इस हद तक मीन मेक निकालती है कि तू हंसते हुए दांत क्यों दिखाती है, मुंह क्यों खोलती है, छींकते हुए आंखें क्यों बंद करती है, जबकि दोनों क्रियाएं ऐसी है कि वो छींकते हुए आंख आपकी बंद होगी मनुष्य की और हंसते हुए मुंह खुलेगा जरूर। लेकिन सास को इस बात पे भी ऐतराज है। तो कांग्रेस का क्या है कि अध्यक्ष चुने तो मुश्किल, क्यों चुना, कैसे चुना, ऐसे क्यों नहीं चुना, वैसे क्यों नहीं चुना, और ना चुने तो गांधी परिवार काबिज है सत्ता के ऊपर। आज जो है, आज जो मतदान हुआ है, 96% मतदान हुआ है, इतने लार्ज स्केल पे बता दीजिए कौन सी पार्टी में कभी भी मतदान ही नहीं होता है पहले तो, और इतना परसेंटेज करके लोग वहां आए हैं, वहां उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। अब जिसको कहते हैं ना कि कांग्रेस का जीना मुहाल है, और अब मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस को इन लोगों की बात का जवाब देना या इस पे कान धरना भी बंद कर देना चाहिए। उससे पहले G23 ने आफत उतारी हुई थी। आज बताइए G23 कहां है? उन्होंने सबसे ज्यादा इसी बात पे आफत उतार रखी थी कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए। अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया, G23 की कोई आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं, नहीं तो अब सामने आते वो लोग। लेकिन क्या हुआ कि उनका भी मुंह बंद हुआ है। और आप ये देखिए कि जिसे युवराज, शहजादा और पता नहीं कितनी तरह की उसको नवाजा गया कुविशेषणों से, वो शहजादा आज चप्पल पहने लाइन में खड़ा हुआ था वोट डालने के लिए। आपने देखी होंगी वो तस्वीरें भी, जो भारत यात्रियों के लिए एक कंटेनर को ही वोटिंग बूथ में, पोलिंग बूथ में कन्वर्ट कर दिया गया था, और उसके बाहर जो यात्री खड़े थे, भारत यात्री जो कि डेलीगेट्स हैं, जिनका की नाम लिस्ट में है मतदाताओं की, उनके साथ राहुल गांधी 5वें 6ठे नंबर पे चप्पल पहने खड़े हुए थे। तो और भाई इससे ज्यादा क्या करें? मतलब सिर काट के अपना पेश कर दे के इस देश के सामने थाली में कि ठीक है मैं कुर्बान हो गया देश के लिए। मतलब एक हद होती है विलिफिकेशन की, एक किसी व्यक्ति विशेष का पीछा करना। मतलब मैं उन लोगों की जो ये परिवार है, मैं इस परिवार का ऐसा कुछ नहीं कि कोई मैं उसकी अनावश्यक प्रशंसा कर रही हूं, पर इस तरह का विलिफिकेशन, इस तरह की उपहास, परिहास, इस तरह का मजाक, कटाक्ष, मतलब इस परिवार की हिम्मत है जो पलट के ना तो जवाब देता है, ना उसको किसी से कहता है कि आप मेरे लिए ये जवाब दो, या उसका कभी जवाब भी नहीं देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और रही बात इसकी इलेक्शन में जो असर क्या पड़ेगा, असर तो इसका बहुत पड़ेगा। देखिए राहुल गांधी उधर कांग्रेस की छवि जो है दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है, उससे डेफिनेटली होश फाकता हुए बड़े हैं। बीजेपी समेत पूरा विपक्ष भी थोड़ा सकते में है, अदर पार्टीज भी थोड़ा सकते में है कि ये क्या हो गया। उनका मानना तो ये था कि खत्म हो गई है कांग्रेस पार्टी, अब तो क्षेत्रीय दलों का राज चलेगा इस देश के अंदर, लेकिन वो फिनिक्स की तरह फिर से उठ खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। अब जो है बीजेपी को तो सूझ ही नहीं रहा है कि क्या करे। उसके लिए वो क्या लाते हैं, वो भारत यात्रा का एक वो कार्टून फिल्म ले आते हैं, एनिमेशन फिल्म। मतलब इससे भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता, और इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी नहीं हो सकती एक पॉलिटिकल पार्टी की,
जिस तरह का वो वीडियो वो लोग सामने लेके आए हैं। तो ये राहुल गांधी से या परिवार से अब लड़ाई बंद हो जानी चाहिए वंस फॉर ऑल, क्योंकि उन लोगों ने छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने, मैं आपको ध्यान होगा जब बहुत शुरुआती दौर में ये बात हो रही थी अध्यक्ष पद की, मैंने उस दिन भी प्रेडिक्शन किया था कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लिख के रख लीजिए, और वो हुआ अंततः। आज बिल्कुल फाइनल है, आज तो सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब राहुल अध्यक्ष के तौर पे जो भी जीते, अब उनके साथ कौन सी टीम होगी या क्या सामने उनके संगठन को लेके, पुनर्गठन को लेके, उसको मजबूती को लेके वो किस तरह की रूपरेखा सामने लाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और आई एम वेरी होपफुल नाउ, क्योंकि संगठन एक शख्स देख रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल देखेंगे, और कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार प्रसार वो आई थिंक सो डेफिनेटली राहुल गांधी ने अपने कंधों पे उठा लिया है, और बड़े अच्छे से प्रचार प्रसार चल रहा है। आप देख भी बिल्कुल आगे भी आपके पास आएंगे और बहुत सारी जानकारियां आपके पास रहती हैं, वो भी समझने की हम कोशिश करेंगे। एक बार सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास, क्या लगता है आपको राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना, अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ना, ये विरोधियों को पस्त करना इसे कहेंगे या ट्रैप होना कहेंगे विरोधियों के जाल में? किस ढंग से देखते हैं आप? और थोड़ी सी चर्चा इस पे भी जो आज मतदान हुआ है उस पर भी समझना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हम मीनू जी की एक बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर सर काट के भी रख दें, तो इसके आगे का एक मुहावरा है जो बहुत कहा जाता है कि अगर आप सर काट के भी प्लेट में सामने पेश करेंगे तो कहेंगे सर थोड़ा टेढ़ा कटा है। उसको भी वो स्वीकार नहीं करेंगे कि सर जो है बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं कटा है, थोड़ा टेढ़ा कटा है। तो ये सास वृत्ति जो आपने कही बहुत सही बात है कि जिस तरह से सास जो है किसी भी तरह से, उसके लिए कहा जाता है कि दुनिया की कोई बहू ऐसी नहीं है जिसको हिंदुस्तानी सास जो है वो उसको खुश कर सके। तो ये सही बात है। अब जो सवाल जो आता है कि राहुल गांधी ने चुनाव नहीं लड़के क्या किया, तो देखिए हमारा मानना है कि एक बहुत बड़ा प्रयोग है, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये 19 के बाद मालूम पड़ेगा। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए था। जो अभी मीनू जी कह रही थी वही बात है कि राहुल ने एक इस बात के लिए कि वंशवाद का जो आरोप लगता है वो आरोप खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके और पूरी बीजेपी और मीडिया के साथ जो दूसरा विपक्ष है वो भी सब यही आरोप लगाता था कि एक ही परिवार के लोग बनते हैं। तो राहुल ने एक फैसला किया कि नहीं बनेंगे, और ये फैसला आज नहीं किया, ये फैसला उन्होंने 2019 में किया था। जिस वक्त इस्तीफा दिया था उन्होंने, उस वक्त कहा था कि परिवार का कोई आदमी नहीं बनेगा, और उस वक्त कांग्रेस के सारे नेता बड़े खुश हो गए। उन्होंने वोटिंग भी करवाई, एक दूसरे के पास घूमे भी, राय मशवरा भी किया, लेकिन किसी पे वो लोग सर्वसम्मति नहीं कर पाए। वो सारे सीनियर नेता थे वो लोग, जो बाद में जिसमें से अधिकांश जी23 के मेंबर बने, और फिर थक हार के वो आखिरी में सोनिया जी के पास गए और सोनिया जी से कहा कि आप ही स्वीकार कर लो, और बेमन से कांटों का ताज जो है एक बार फिर सोनिया जी ने पहना। और उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल इस मामले में कहीं कोई शंका नहीं थी उनके मन में कि नहीं बनेगा, मैं भी नहीं बनूंगा, प्रियंका भी नहीं बनेंगी, और सोनिया जी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनकी तबीयत उतनी अब ठीक नहीं है और उनके ऊपर ये बोझ लादना एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो राहुल गांधी ने ये फैसला किया, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कांग्रेस में कितना जोश आएगा, कांग्रेस बाद में विपक्षी दलों का नेतृत्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि हम फिर भी इस बात को मानते हैं कि खड़गे जी ठीक हैं, और खड़गे जी जो चॉइस हैं वो हमें लगता है कि अचानक करी हुई चॉइस है, कोई सोचा विचारा फैसला नहीं था। सोचा विचारा फैसला तो कांग्रेस का अशोक गहलोत थे, लेकिन अशोक गहलोत तैयार नहीं हुए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहाँ पे ऑब्जर्वर गए और वहाँ पे जो सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद अशोक गहलोत की छवि एकदम से ख़राब हुई कि अशोक गहलोत ने एक ऐसी स्थिति बनाई कि ऑब्जर्वर की बुलाई मीटिंग में विधायक नहीं जा रहे हैं। जो भी कुछ हुआ तो अशोक गहलोत का नाम अपने आप बाहर गया, और उन्होंने 10 जनपद के बाहर उस दिन खड़े होकर हम लोगों के सबके सामने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैं अध्यक्ष पद से भी यही
कि उससे भी हट रहा हूं और मुख्यमंत्री पद की भी का जो भी फैसला होगा वो सोनिया जी लेंगी, और मैंने माफ़ी भी मांगी। सारी बातें वो कह रहे थे। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद घटनाक्रम किस तेज़ी से बदला। यही कांग्रेस है और यही कांग्रेस के नेता हैं जो बहुत कलाकार किस्म के हैं। जब ये हुआ तो उसके बाद कांग्रेस ने तय किया कि साहब दिग्विजय सिंह से अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता, और वाकई ये बात सही थी कि दिग्विजय सिंह के अंदर वो सारी खूबियाँ थीं जो कांग्रेस एक अध्यक्ष में ढूंढ रही थी। उनके आने से लोगों में जोश आता, उत्साह आता। खैर वो कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन वो भी नहीं बन पाए। फिर कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने तय किया कि नहीं साहब दिग्विजय के आने से ऐसा होगा वैसा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। इतनी कहानियाँ 8-10 घंटे में फैलाई गई कि आखिरी में यह तय हुआ कि साहब खड़गे जी को ही बुला लो। और खड़गे जी, हमें आश्चर्य हुआ, कई लोग कह रहे थे उन्हें मालूम नहीं है, जबकि खुद दिग्विजय सिंह ने कही थी कि जिस दिन नॉमिनेशन लेने दिग्विजय सिंह जी गए वहाँ पे, उसके बाद नॉमिनेशन लेके आने के बाद वो शशि थरूर के पास और खड़गे के पास, दोनों के घर गए मिलने के लिए। और वहाँ उन्होंने खड़गे जी से पूछा कि आप लड़ रहे हो तो मैं नहीं लड़ूंगा। खड़गे जी का नहीं, मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है, मेरा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। तो ये करीब शाम के आसपास की बात है, और 10-12 घंटे के अंदर खड़गे जी को लोगों ने तैयार कर लिया और सारा मैसेज दे दिया गया। और खड़गे जी खैर अब आ रहे हैं, और वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमें आज भी इस बात का पूरा डाउट है कि खड़गे जी के आने के बाद जो है कांग्रेस मजबूत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और उसकी बड़ी साफ वजह है कि कांग्रेसी जो हैं उनको समझना आसान नहीं है। वो बहुत महान आत्माएं हैं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े सीनियर नेता हैं वो सारे खुश हैं। हमने उस दिन अशोक गहलोत को 10 जनपद के बाहर भी देखा, इतना दुखी, इतना कॉन्फिडेंस लूज करे हुए, घबराए हुए। और खड़गे जी का जब नॉमिनेशन अगले दिन ही भरवाने आए तो उनका आत्मविश्वास आसमान पे था, क्योंकि जानते खड़गे जी बन जाएंगे तो फिर सिर्फ वो ही नहीं, और 10, 12, 15 कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, कांग्रेस को वो अपने तरीके से चलाएंगे। और फिर राहुल गांधी की धमक कितनी बचेगी, राहुल गांधी की पोजीशन क्या रहेगी, ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि हम सारे लोगों ने देखा नरसिम्हा राव को बनते हुए, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस टाइम सोनिया गांधी नहीं थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद सीताराम केसरी बने, तब सोनिया गांधी के आने की बात शुरू हो गई थी। लेकिन सीताराम केसरी लोगों से पूछते थे कि सुनाए वहाँ गए थे मिलने के लिए, काहे के लिए गए थे, ये पूछा जाता था लोगों से। तो अब खड़गे किस तरह करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने पे ध्यान देंगे या अपना खुद का व्यक्तित्व उभारने पे ध्यान देंगे, ये सब देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आज के चुनाव पे आज कांग्रेस में बड़ा अच्छा माहौल था, हर राज्य में था, दिल्ली में AICC में था ही। 5 साल में दूसरी बार चुनाव हो रहे हैं। किसी पार्टी के इससे पहले कब हुए हमें याद नहीं, और हमने वहाँ कहा भी और दिन में कई जगह बोला भी हमने कि इस टीवी को आए हुए टीवी के ही लोग थे, सारे के सारे 20 साल हुए हैं आपके, और इन 2 दशकों में 22 साल में ये दूसरी बार हो रहा है। 2017 में पोलिंग नहीं हुई थी, और पोलिंग इसलिए नहीं हुई कि कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, एक उम्मीदवार था खाली राहुल गांधी, तो नहीं हुई। लेकिन ये सारा, और वो सारे लोग थे, कैमरामैन भी, रिपोर्टर भी, बाकी लोग भी, जिन्होंने 2017 भी कवर किया था, वो भी ऐसे ही विधिवत हुए थे। नोटिफिकेशन निकला था, सारी व्यवस्थाएं हुई थी, सब पारदर्शी तरीके से। और आज भी इतने कैमरे, इतने वीडियो बन रहे थे, सब देख रहे थे। और कहीं कोई बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया है, जैसा कि इसको कहा जाता है, ये गोदी मीडिया है और ये सास दृष्टि रखता है, तो हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कुछ मिले। और अभी शाम को आप डिबेट्स पे देखेंगे कि बहुत सारे सवाल लेके आएगा। वहाँ हमने एक सवाल और भी कहा कि दिन भर टीवी बीजेपी और आप और बीजेपी दिखाता रहा, क्या खबर है, होएगी, मोदी जी ये करेंगे, अमित शाह जी ये करेंगे, सिसोदिया जी गिरफ्तार होंगे, ये प्रज्यूम करना, अनुमान लगाना। और जो हैपनिंग है जिसे कहते हैं, खबर सबसे बड़ी वो होती है जो हो रही है, घटित हो रही है, उसको कवर करना। जो हो रही है, वोट पड़ रहे हैं, 5 साल में दूसरी बार हो रहे हैं, इससे पहले किसी पार्टी के किसी को याद नहीं है। हम सबसे पूछ रहे थे कि भाई बताओ, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में, हम लोग तो सभी जगह जाते हैं, सभी पार्टियों में जाते हैं, कहीं वोट पड़े, कहीं कोई नोटिफिकेशन होता है, कहीं कोई चुनाव लड़ता है, कहीं कोई कैंपेनिंग होती है, कहीं कुछ नहीं। जिसको चाहा वो बना दिया जाता है। जैसा कि अभी राजीव जी ने कहा कि नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हुआ, तय हुआ कि दूसरा दे दिया जाए, दूसरा दे दिया गया।
तो ये डेमोक्रेसी में अच्छी बात है, लेकिन इसे स्वीकार करना चाहिए बड़े दिल के साथ में। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसने आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी, वही नेतृत्व करने वाली पार्टी थी। तो देश का नेतृत्व उसने कई मायनों में किया है। आज भुखमरी के इंडेक्स में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से पीछे हैं। उस हिंदुस्तान में जिसने हरित क्रांति करके इन सारे देशों के अनाज के गोदाम भर दिए थे, इंदिरा गांधी ने। और ये घटना तो सबको ही मालूम है करीब करीब कि जब अमेरिका ने अपने जहाज जो हैं 1971 में 70-71 की बात है वापस लौटा लिए थे, और इंदिरा गांधी को धमकी दी थी कि तुम जो है वहाँ बांग्लादेश में, जिसको उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, हस्तक्षेप नहीं करें। और इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, पूर्वी पाकिस्तान के साथ अन्याय हो रहा है और मैं अन्याय देख नहीं सकती। और इंदिरा गांधी ने उस टाइम अपने जो सोच था, अडिग थी, वो उस पर डटी रही और पानी के जहाज जो आ रहे थे अनाज लेके वापस चले गए। और इंदिरा गांधी ने उसी वक्त अपने कृषि वैज्ञानिकों से कहा कि आप लोग देश में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने पर विचार करिए। और हरित क्रांति हो गई। देश के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम किया। और नोबेल जो है मतलब सबसे ज्यादा हमें काहे में मिला है? विज्ञान में। और देखिए आप आश्चर्य और ये कंट्राडिक्शन, और हमारा इसको आप कुछ भी कहिए, पतन कहिए या हमारा कुछ भी कहिए, आज अखबारों में खबर में देख रहा था, कल के अखबारों में सब जगह छपी थी कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक जो हमारे आचार्य बालकृष्ण बन रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे कंट्राडिक्शंस जो हैं ये हिंदुस्तान की मजबूती के लिए अच्छे नहीं हैं। और कांग्रेस के जो ये चुनाव हुए हैं ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छे हैं, कांग्रेस के लिए तो अच्छे हैं। कांग्रेस इसको फायदा उठा पाती है कि नहीं, ये कांग्रेस के नेतृत्व को देखना पड़ेगा। और नेतृत्व में राहुल गांधी, खड़गे जी और बाकी जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो सब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा भी आपके पास आऊँगा शकील जी। एक बार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, लोकतंत्र की बात होती है और देश में भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ऐसे में लोकतांत्रिक ढंग से एक पार्टी चुनाव करवाती है और उस चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश, कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश, चुनाव को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर के पिछले 8 साल से, और खासकर जब से ये राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया 2019 के बाद से ज़्यादा हमने वो सुनाई पड़ रही थी, हम लोग सुन रहे थे। क्या लगता है आपको डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, क्या इस चुनाव के बाद और राहुल गांधी का इस पद पर नहीं आना, इसके लिए चुनाव नहीं लड़ना, मुद्दा विहीन खासकर कांग्रेस का विरोधी दल हो जाएगा, या कुछ और मुद्दे मिलेंगे, या कुछ और कहानियां गढ़ी जाएंगी? शुरुआत तो हो चुकी है कि हाँ, खड़गे साहब जो हैं वो रिमोट कंट्रोल वाले होंगे, बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। तो 2 सवाल यहाँ पर है। एक ये कि क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को खत्म करने में सफल हो गए हैं, या राहुल गांधी इनकी जाल में फंस गए हैं, वो मुद्दे देते रहेंगे और राहुल गांधी अपने आप को पीछे खींचते रहेंगे? ये 2 में से क्या आप समझते, दोनों को जरा राजीव जी? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बीजेपी से यह मुद्दा छीन लिया है। पिछले कुछ वर्षों से अगर आप ये देखें कि कांग्रेस पार्टी पर क्या इल्जाम लगते रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी पर सैद्धांतिक बातें, सैद्धांतिक आरोप प्रत्यारोप कम लगे हैं। ज्यादा आरोप प्रत्यारोप इसी बात को लेकर लगे हैं कि परिवारवाद, नेहरूवाद और जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, अगर आप ध्यान से अतीत में झांकें तो ये लगेगा कि चाय पर चर्चा और चाय वाला प्रधानमंत्री भी एक तरह से कहानी ही थी, जो राहुल गांधी के व्यक्तित्व को या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़ी गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा कोई सबूत, कोई तस्वीर कहीं पता नहीं चला कि चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। उस वक्त शायद बीजेपी के थिंक टैंक वालों को यह लगता होगा कि ये सरकार, अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार को डिफेम करना है तो बहुत अच्छा तरीका हम ये कहें कि परिवारवाद 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 और परिवारवाद की बातें करें। इससे विपक्ष को, तत्कालीन विपक्ष को लगा कि हमें फायदा होगा, और उन्हीं पंक्तियों को लेकर उन्हीं लाइन पर वे चलते रहे। अब पिछले कुछ अरसे से मैं हर बार कहता हूं, आज भी कहता हूं कि
अभी जो कांग्रेस बन रही है, जो कांग्रेस गढ़ी जा रही है, वो कांग्रेस 2024 के लिए नहीं है, वो कांग्रेस भविष्य की राजनीति के लिए है। भविष्य के कई साल तक राजनीति उससे प्रभावित होगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बनते हैं, मतदान आज हुआ है, परसों नतीजा आएगा। जो भी बने, दोनों नेताओं की अपनी अपनी खूबियां हैं, खड़गे साहब की अपनी खूबी है और शशि थरूर की अपनी खूबी है। तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप एक तरह से खारिज कर दिया है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि कांग्रेस के खिलाफ जो भी दुष्प्रचार किया जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मंशा सत्तारूढ़ दल की रहती है और इसी तरह की मंशा रहती है। अब कांग्रेस की इस तरक्की को देखकर धीरे धीरे अब पूरे देश की राजनीति बदलने लगी है और अगले 4 महीने में ये और ज्यादा बदल जाएगी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होगी। वे क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश में थी, वे कांग्रेस से गलबैया करने के लिए आएंगी, वे आगे आएंगी और एक सशक्त विपक्ष उभरेगा जो अगले चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे पाएगा। अभी एक नेता ने, गोवा के कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ दें और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में लग जाएं। तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे, लेकिन बीच में से 2 या 3 दिन की छुट्टी ले लेकर वे इन राज्यों में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब जो राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे तो वे एक अलग राहुल गांधी होंगे और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े सशंकित हैं। इशारा प्रधानमंत्री गुजरात में कर चुके हैं कि कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। तो मुझे लगता है भारत की राजनीति एक अच्छे मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति गलत मोड़ों पर पहुंच गई थी। एक ऐसे चौराहों पर पहुंच गई थी जहां पर ट्रैफिक जाम था और एक ही दिशा में जाने की रास्ता खुला हुआ था। चौराहे पर 4 रास्ते होते पर केवल एक ही रास्ता खुला था, तो वो दूसरे रास्ते भी खुलने वाले हैं। और अपेक्षा यह है कि अब न केवल कांग्रेस की राजनीति बदलेगी बल्कि पूरे देश की राजनीति बदलेगी और ज्यादा लोकतांत्रिकरण होगा। क्योंकि कांग्रेस में अभी भी आरोप लगेगा कि देखिए रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि दरअसल रिमोट कंट्रोल का जितना अनुभव भारतीय जनता पार्टी को है उतना तो कांग्रेस के नेताओं को रहा नहीं। कांग्रेस के नेता आजादी के पहले भी अध्यक्ष के चुनाव होते थे बाकायदा, यहां तक कि महात्मा गांधी के विरुद्ध भी उम्मीदवार खड़े होते थे, जीतते भी थे, बाद में भी ऐसा होता रहा। तो जितना अनुभव रिमोट कंट्रोल से चलने का भारतीय जनता पार्टी को, इतना किसी पार्टी को नहीं है। तो उन्हें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का हक पूरा है, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुभव है। राजीव जी। राकेश अचल जी, बहुत सारी बातें बीजेपी को लेकर के भी होती हैं, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार हमलावर रही है पिछले 8-10 सालों में, और वो भी खासकर कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, और उसमें कांग्रेस, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस ट्रैप होती गई, या बीजेपी ने एक माहौल ऐसा बनाया कि कांग्रेस की स्थिति जो है वो खुद ब खुद डाउन होती गई? लेकिन अब राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा है, इससे एक नई दिशा दिखाई दे रही है। आप किस ढंग से देखते हैं? और उसमें अगर कहें तो दाल तो आपने बना लिया और उसमें घी डालने का काम जो है वो ये चुनाव है। इस ढंग से देखा जाए, किस ढंग से देखा जाए चुनाव, अध्यक्ष पद का चुनाव, पदयात्रा, और अभी तक जिस ढंग से बीजेपी ने और विरोधियों ने राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि बनाने की कोशिश की थी, अब किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? राजीव जी, अभी मित्रों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं और मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करना चाहता हूं कि देखना है तो बुलंदी नहीं पाया देखो, पेड़ की जात नहीं पेड़ का साया देखो। तो ये पेड़ जो कांग्रेस का है, अभी प्रकाश जी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उस जमाने का लगाया हुआ पेड़ है, बीच में लगी, तने में लगी, जड़ों में लगी, शाखाओं में लगी, तो कमजोर हो गई, बेपटरी हो गई थी। लेकिन ये पहला मौका है पिछले 75 साल में कांग्रेस में कि कांग्रेस गांधी के बताए रास्ते पर जनता के बीच पहुंची है
और ये काम बहुत छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। पिछले 75 साल में आप देखेंगे कि जनता के बीच जाकर राजनीति करना लोगों ने छोड़ ही दिया था, कांग्रेस ने भी छोड़ दिया था। लेकिन कांग्रेस को अब शायद अकलदाड़ आ गई पिछले 8 साल में, जो फजीहत उसकी हुई, और उसने सीधे जनता की ओर रुख किया। संगठन कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये अलग मुद्दा हो गया। और आप देखेंगे कि जिस कांग्रेस ने इस देश की राजनीति में तदर्थवाद को जन्म दिया था कि चलिए हाईकमान ने दिया, पार्टी बन गई, जिला अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, वहां अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। तदर्थवाद यहां से शिफ्ट होकर सत्तारूढ़ दल के पास है। वहां उनके अध्यक्ष का कार्यकाल, जैसे शकील भाई ने कहा, कब बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, किसी को नहीं मालूम। तो जो कांग्रेस की बुराइयां थी, कांग्रेस ने जो गलतियां की, वो सब की सब अब शिफ्ट हो गई हैं और कांग्रेस बेपटरी से होकर फिर से पटरी पर आ रही है। आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आप सत्तारूढ़ दल चुनौती उसी को मानता है। भले वो बार बार कहता है कांग्रेस कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी को ही निशाने पर रखता है। और वो राहुल गांधी आज जनता के बीच में किसी से भी मिलने के लिए उपलब्ध है, चाहे वो खीरा पैदा करने वाले किसान महिला हो, चाहे स्कूल में खेलने वाला बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। अब वो दूरी जो थी नेतृत्व और जनता के बीच की, वो कांग्रेस ने पाट दी है। तो इसका फायदा कांग्रेस को 100% मिलेगा। चुनाव से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देश जुड़ रहा है, देश राजनीति से नए तरीके से जुड़ रहा है, नए भरोसे के साथ जुड़ रहा है, नए निडर होकर जुड़ रहा है। अभी तो आप देखेंगे, मैं पिछले 40 साल में पहला मौका है कि मैं प्रधानमंत्री को 50 फुट दूर से देख सकता हूँ, एक गृह मंत्री को। वो जनता के सामने नहीं आते, प्रेस से तो बात करते ही नहीं, जनता तो बहुत बात है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी सड़क पर हैं, लगातार सड़क पर हैं और आने वाले कई महीनों तक सड़क पर हैं, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस इस देश की राजनीति को एक नया टर्न दे रही है। और इस मोड़ से हर पार्टी को, जितनी भी पार्टी, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हर पार्टी को इस मोड़ से गुजरना पड़ेगा, इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और ये चुनौती छोटी मोटी चुनौती नहीं है, ये चुनाव में भी आप देखेंगे और मैदान में जब राजनीतिक बातें होंगी, मुद्दे उछाले जाएंगे, तब भी आप देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पटरी पर आ रही है। कांग्रेस का अध्यक्ष 80 साल का हो या 40 साल का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस ने अब एक संवाद कायम कर। आप देखेंगे अगर यही यात्रा कांग्रेस शासित राज्यों से शुरू हुई होती तो कहा जा सकता था कि भीड़ प्रायोजित भीड़ के साथ इसको जुटाया गया। जैसे प्रधानमंत्री के लिए 1 लाख का टारगेट दे दिया तो 140 बसें लगेंगी, सबको पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा। तो ये भीड़ दक्षिण से चली है ही नहीं इस समय, और वहां भीड़ कांग्रेस के पीछे ठीक उसी तरह से। आप उस दृश्य को देखिए 46 और 42 का, कि जब एक अधनंगा फकीर, जिसको आप महात्मा गांधी कहते हैं, उसके पीछे भागती थी, ऐसे ही एक लड़का जो 57 साल का 56 साल का होगा, एक टी शर्ट और पैंट में निकल पड़ा है। उसने मायने बदल दिए राजनीति के, उसने ड्रेस कोड ही नहीं बदला है, उसने सारे मायने बदल दिए कि आप कहीं कोई बैरियर नहीं है राजनीति में, आप मिलिए, अपनी बात करिए, अपनी चिंताएं बताइए, अपने डर बताइए, शंकाएं बताइए। तो ये काम इस समय जो हो रहा है, ये आप इसको इतिहास में दर्ज कर लीजिए। ये काम नंदुरी जी के बूते का है। रथों पर चढ़कर आडवाणी जी भी चले तो उसे 80 तक पहुंचे, और 80 से आज 320 तक भारतीय जनता पार्टी है। ये सड़क किसी ने नहीं नापी, और जब सड़क नापना राजनीतिक लोगों ने छोड़ दिया है, तो जनता के मन में क्या है, जनता का जो धार थी कितनी मौथरी हो गई। आपने देखा 8 साल में कोई आंदोलन नहीं हो रहा। जीएसटी आप दही पे लगा दो, मही पे लगा दो, पराठे पे लगा दो, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन इस पदयात्रा के बाद जब ये समाप्त होगी तो आप देखेंगे कि विरोध के स्वर आएंगे और लोग बोलना सीखेंगे, लोग प्रतिकार करना सीखेंगे। और यही इस लोकतंत्र की खूबी है और मजबूती के लिए जरूरी है राजनीति के लिए जरूरी है। और ये तस्वीर देखिए, जो बच्ची मिलती है और रोने लगती है, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि लोकतंत्र की परिभाषा कैसे बदल रही है। जो तस्वीर ये इस बच्ची की तस्वीर देखेंगे आप, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, जो खीरा का जिक्र किया अभी हमारे साथी राकेश अचल जी ने,
दो खीरा लेकर के एक महिला आती है, कहती है कि ये खीरा मैं अपने उस एक कट्ठे एक खेत से लेकर के आई हूं जो आपकी दादी यानी इंदिरा गांधी के भूमि सुधार अधिनियम के तहत मुझे वो खेत नसीब हुआ और उस खेत से ये खीरा उगा करके और यही बस है मेरे पास। तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं। और राहुल गांधी एक बहुत सही बात और कह रहे थे शचल जी कि ड्रेस कोड को भी बदल दिया है इन्होंने। ये देखिए टी शर्ट पहने हुए, अभी तक कुर्ता पैजामा में आप देखते रहे नेताओं को, धोती या कुर्ता पायजामा, इसमें इन्होंने इस ड्रेस कोड को भी बदल दिया है कि राजनीति करने के लिए आपको सबसे पहले कुर्ता पैजामा पहनने की जरूरत नहीं है। जैसे गांधी जी ने बदल दिया था, एक कपड़ा अपने तन पे रखकर, एक धोती लपेट कर पूरे तन को, और वो निकल पड़े थे एक लाठी के साथ। वैसे ही चेंज से आता है और ये चेंज कई बार देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितना जरूरी होता है, कितना उपयोगी होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बहुत सारी तस्वीरें बदल रही हैं, देश बदल रहा है, ये तय मानिए आप। और भारत जोड़ो यात्रा उसके लिए, और खासकर ये देखिए ये जो खीरा वाली महिला है ये वही है, और हाथ में राहुल गांधी के हाथ में खीरा है, कुकुम्बर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये वही है आप देखिए। और ये वही महिला है जो मिल करके कितनी खुश है। ये बहुत सारी तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और राहुल गांधी का हुलिया देखिए आप, टी शर्ट पहने हुए, पैंट पहने हुए, और यहाँ जरूरत नहीं है कि आप किस ड्रेस में हैं और किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं। तो बहुत सारी तस्वीरें आती रहेंगी और उन तस्वीरों का जिक्र हम करते रहेंगे। बारिश की तस्वीर आपने देख ही ली कि कैसे एक बारिश में राहुल गांधी लोगों के बीच हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं, सुन रहे हैं राहुल गांधी को। बहुत तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच चुनाव यानी अध्यक्ष पद का चुनाव आज खत्म हुआ है, और उसके साथ साथ उसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं जिस पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए, क्या अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया राहुल गांधी ने। यही सब समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ना राहुल गांधी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये भी समझने की कोशिश। और इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फायदेमंद या नुकसान? राजीव जी, अब ये तो आने वाला समय है कि नुकसान है, और कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनते हैं वो किस तरीके से सारी चीजों को आगे लेकर के बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ उनकी फंक्शनिंग के ऊपर जो उस पर भी निर्भर करेगा। और जैसा कि शक्ति भाई ने कहा कि कांग्रेसियों को समझना बड़ा मुश्किल है, तो कांग्रेसी किस तरीके से अपने नए अध्यक्ष को लेते हैं इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन मुझको लगता है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक उनका नाम निकल करके आया और अब वो सबसे आगे चल रहे हैं, और आशा की जाती है कि 19 अक्टूबर को वो बाकायदा निर्वाचित, उनका मतलब निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी, जो कि उम्मीद है, आशाएं हैं। चूंकि शशि थरूर भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, तो उससे भी, और जिस तरीके से G23 जो था उसके कई नेताओं ने अब खुल के कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में जो है कांग्रेस सुरक्षित रहेगी, तो इससे एक संदेश तो ये आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस को आगे लेकर के जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की विशेषता यह है कि लंबे समय से राजनीति में हैं, लगातार 9 बार विधायक रहे, सांसद रहे, एक चुनाव हारे, और मुझे लगता है कि 2 या 3 बार शायद ये चांस आया होगा उनकी जिंदगी में कि शायद वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, नहीं बन पाए होंगे किसी भी कारणों से, अपनी कांग्रेस की कुछ अंदरूनी राजनीति रही होगी। लेकिन कभी भी उनके मतलब राजनीतिक चरित्र में कोई विचलन देखने को नहीं मिला, और नेता विरोधी दल के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा संसद के अंदर, वो बहुत काबिले तारीफ है। और गैर हिंदी भाषी होते हुए हिंदी पे जिस तरह की उनकी पकड़ है, वो हिंदी के क्षेत्रों के लिए भी एक अच्छी चीज है। दूसरा दलित है, और बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित होंगे। बाबू जगजीवन राम का भी एक बड़ा योगदान कांग्रेस के लिए रहा है, और मुझे लगता है कि ठीक उसी रास्ते पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो चलेंगे, और जिस तरीके से बाबू जगजीवन राम का योगदान रहा उस तरीके से योगदान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी रहेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब वो समय आ गया है कि जब कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। हालांकि चूंकि अब उसके मुखिया जो है सर्वे सर्वा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA बताए जाते हैं, तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और उनको ज्ञान देना जो है मुझे लगता है कि वो धूर्तता होगी, धृष्टता होगी। लेकिन मैं धूर्तता और धृष्टता कर रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जहां 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनके जो पितामह हैं, लौह पुरुष हुआ करते थे, वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते, पता नहीं चलता है कि आजकल कहाँ है। और उनके साथ साथ कई जो हैं वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाते हैं। तो इस मार्गदर्शक मंडल से जो है मुकाबला जो है, मुझे लगता है अगर खड़गे को सामने रख के भारतीय जनता पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काफी सुधार होगा, और उसके अंदर भी कुछ लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो जिंदा होगी। मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर जो है सबसे ज्यादा लोकतंत्र की आवश्यकता जो भारतीय जनता पार्टी को है, जो स्वयं को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरती है। हालांकि वो मिस कॉल से उसके सदस्य बनते हैं, और वो फोन साइटों पे भी नंबर होते हैं कि आप फोन साइट पे जाइए और वहां जाकर के आप जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। इस तरह की खबरें हम लोगों ने बीच में सुनी थी। तो बहरहाल वो अलग का मसला है कि वो फोन साइट से सदस्य बना रहे हैं, कहां से सदस्य बना रहे हैं, लेकिन अगर सदस्य बना रहे हैं तो कम से कम दिखावे के लिए ही सही, कम से कम एक चुनाव तो जो है वो इस तरीके से अपना करवा ही सकते हैं जैसा कि कांग्रेस ने अपना चुनाव करवाया है। तो कुल मिला के जो है मेरी अपनी सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस समय अपने पूरे ओवरहालिंग की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के ऊपर पार्टी पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी है, पार्टी बची नहीं है, नमोपा में बदल चुकी है, और ये आने वाला समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बूढ़े भी हो रहे हैं। आखिर कब तक जो है वो इस लेके जाएंगे, आखिर उन्हें भी तो मार्गदर्शक मंडल में जाना है ना। जब मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सेकंड लीडरशिप तो अपनी नहीं रही है। प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, उनके साथ ही अमित शाह जी भी चले जाएंगे। अब वो मार्गदर्शक में जाएंगे, कहा जाएंगे वो अलग का मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री जब तक हैं सर्वे सर्वा तब तक अमित शाह जी का भी चल रहा है। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। तो ये कुल मिला के दूसरा, जैसा कि राकेश अचल जी ने शायद कहा कि सबसे ज्यादा मतलब रिमोट कंट्रोल से चलने की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अनुभव है। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है। रिमोट कंट्रोल उनका जो है संघ परिवार है, और संघ परिवार से अदावत करके आडवाणी जी भी भुगत चुके हैं, बलराज मधोक भी भुगत चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय भी भुगत चुके हैं। और अगर आज मोदी जी अपने को सर्वसेवा मानते हो, भारतीय जनता पार्टी में है वो निश्चित तौर पे, लेकिन अगर ये गलतफहमी उनके मन में आ जाए कि वो आरएसएस को जो है वो ठीक कर सकते हैं, तो आडवाणी जी, बलराज मधोक जैसा हाल जो है उनका भी हो सकता है। तो ये जो रिमोट कंट्रोल की चीजें हैं, वो रिमोट कंट्रोल की चीजों की बात नहीं होनी चाहिए। बहरहाल राहुल गांधी ने बहुत से, मुझे लगता है कि उनको बनना चाहिए था अध्यक्ष, मैं इस मत का हूं। और इसलिए मुझे लगता था कि चूंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं इस समय देश के सामने, उस समय राहुल गांधी की आवश्यकता कांग्रेस को ज्यादा थी। लेकिन वो जिस काम पे लगे हैं, मुझे लगता है वो देश का काम जो है वो देश को और ज्यादा आवश्यकता थी, वो सही काम पे इस समय लगे हुए। तो कांग्रेस से ऊपर जो है देश है, और राहुल गांधी जो कांग्रेस से ऊपर देश को समझ रहे हैं, तो वो देश के काम में लगे हुए हैं। और लेकिन जहां बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि दल व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ी पार्टी, वहां तो व्यक्ति ही सबसे बड़ा है इस समय कुल मिलाकर के। दल और पार्टी तो वहां पता नहीं है, और देश कहाँ है कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बहुत से हथियार और ब्रह्मास्त्र उनके छीने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ और नया निकाल कर लाएंगे। ऐसे वो खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि काफी पैसा है खर्च करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो पैसा खर्च किया जाएगा, नई नई चीजें और निकाल के लाई जाएंगी। लेकिन अब वो लगता है कि वो हथियार उतने साबित कारगर हो नहीं पाएंगे जितना पहले उनके हथियार होते हैं वो साबित हो चुकी, क्योंकि अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है। लोगों ने 8 सालों में देश की दुर्दशा और बर्बादी भी देखी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो अंदरूनी असंतोष है वो भी काफी बढ़ रहा है। आज ही कर्नाटक के एक मंत्री का बयान है कि जो हादसे में दुर्घटना हुई उसके एनएचएआई को जिम्मेदार ठहराया है। अब एनएचएआई कौन संभालता है? नितिन गडकरी जी एनएचएआई संभालते हैं। तो मतलब राज्य का एक मंत्री जो है वो केंद्र के एक मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि उसकी बनाई हुई सड़कें जो दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। अब गडकरी जी किसके अंडर में काम करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक का मंत्री जो है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को जो चुनौती दे रहा है कि आपके नेतृत्व में जो सड़कें बन रही हैं, जिनके आप फीते लगातार काट रहे हैं, वो धंसती जा रही हैं, वो जो है वो मौत का सौदागर साबित हो रही है वो सड़कें। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से उठ रही हैं, ये आगे आने वाले समय में आप इसको और भी कुल मिला के कांग्रेस का जो भी नया अध्यक्ष बने, शशि थरूर बने, खड़गे जी बने, दोनों को शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी को भी कि वो भी अपने अंदर जो कुछ परिवर्तन लाएंगे। जी राजीव जी। मीनू जी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो जाल बिछाई थी बहुत सारे अलग अलग ऐसे, जिसमें कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था वो सफल हो पाए, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस मुक्त क्या एक और नारा बीच में चलने लगा है और अभी लोग बोलते ही हैं कांग्रेस युक्त भाजपा, और साथ साथ अब कांग्रेस जो है वो खुद भी मजबूत कांग्रेस होती जा रही है।
तो ये एक मजबूती, और उसमें भी राहुल गांधी की इस पदयात्रा को लेकर के भाजपा ऐसे ही सख्ते में है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो बोलते हैं कि कांग्रेस से सचेत रहना, अलर्ट रहना, ये तमाम बातें क्या कुछ आपके नजरिए से एक एनालिस्ट होने के नाते भी समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि कांग्रेस को अब इतना तवज्जो भाजपा देने लगी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये भाजपा जिस भी ढंग के जाल बिछाने की कोशिश कर रही है उसमें खुद फंसती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने पूछा भाई ये तवज्जो देने के कारण क्या है, भाजपा द्वारा कांग्रेस को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। इसके मोटा मोटे तौर पे जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए हैं वो दो कारण है। एक तो भाजपा का ये था कि परिवार, गांधी परिवार अध्यक्ष है, गांधी परिवार मालिक है कांग्रेस का, तो जो चुनाव हो रहे हैं, आज चुनाव मतदान हो गया है, उसने उस चीज को, एक प्रेमाइस को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है कि गांधी परिवार बिल्कुल रास्ते से हट ही गया है और अब अध्यक्ष संभालेंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी क्यों थे और गांधी परिवार निशाने पे था, तो उनके पास बहुत सारे विशेषण और अभद्र अश्लील टिप्पणियां हैं करने के लिए, तो उसमें वो शहजादा, युवराज और कांग्रेस की विधवा और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। तो वो जो शहजादा युवराज है वो सड़क पे चल रहा है। तो ये चीज जो राहुल गांधी जो अध्यक्ष जो है वो सड़क पे चल रहा है। अब वो सड़क पे चल रहा है तो उसके ऊपर पीछे बच्चे, बूढ़े, जवान, वृद्ध, मतलब कौन सा सेक्शन, गरीब, अमीर, इवन जो आपको याद होगा एक नुक्कड़ एक सीरियल चला था दूरदर्शन पे जो ब्लैक एंड व्हाइट होता था, उसके डायरेक्टर थे सईद मिर्जा, वो मिलने आए राहुल गांधी से कल और उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा मेरा पूरा समर्थन है आपकी यात्रा को। और वो मतलब काफी वृद्ध है इस वक्त, तो 80 के आसपास पहुंच रहे होंगे। तो आप देखिए कि कौन कौन लोग इंस्पायर हो रहे हैं उससे। तो कांग्रेस जो भाजपा है उनको एक खतरे की घंटी नजर आ रही है इस पे कि अगर कांग्रेस इसी तरह से मास मोबिलाइजेशन करती रही तो ये तो खड़ी होने की बात तो है ही कि दोबारा से रिवाइव हो जाएगी, कहीं ये सत्ता पे काबिज ना हो जाए दोबारा। तो कांग्रेस को, बीजेपी को ये डर है और इसलिए वो बीजेपी जो है वो तरह तरह की अपने हथकंडे अपना रही है। उसमें आपने देखा जिस दिन से यात्रा शुरू हुई उन्होंने शुरुआत की, लेकिन इसमें एक चीज और भी जानने की है। हालांकि वो ये उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स बंद कर दिए हैं। इन्होंने अटैक्स करके देखे और उसका बहुत जबरदस्त काउंटर मिला, तो उन्होंने इस चीज को अभी छोड़ दिया है। उनको लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, अब तो इसको चलने ही देना है। और जैसा कि मेरा तो सबसे बड़ा एक एप्रीहेंशन था कि शायद कर्नाटक में इनको निकलने नहीं दिया जाएगा, या अगर एंटर कर भी गए तो आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो एक बड़े अचरज की बात है कि कर्नाटक बीजेपी शासित राज्य होने के बावजूद यात्रा वहां से सफलतापूर्वक निकल गई, और न केवल सफलतापूर्वक बल्कि तमिलनाडु और केरल से भी ज्यादा वहां पे सफलता और रेस्पॉन्स मिला उसको। तो वो कांग्रेस की कर्नाटक में वापसी के लिए एक क्लियर कट सिग्नल है कि कांग्रेस कर्नाटक में जोरदार वापसी करेगी, जिसकी कि अभी 3-4 महीने बाद दोबारा अभी उसका विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। और इस भारत जोड़ो यात्रा से, जो मैं कारणों में बता रही हूं कि क्यों भाजपा बार बार बात कर रही है कांग्रेस की, इस भारत जोड़ो यात्रा से जो अभी मौजूदा इलेक्शंस है, गुजरात के इलेक्शन है या हिमाचल के इलेक्शन है, उनमें बहुत जबरदस्त एक जिसको कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट, यहां से उछल के वहां जा रहा है सारा। लोगों को जो कांग्रेस सड़क के ऊपर निकली हुई कांग्रेस जो लोगों को मजबूत होती दिखाई दे रही है और भविष्य की उनमें आशा की, उम्मीद की किरण जगी हुई है लोगों के मन में, तो वो जो इलेक्शन बाउंड जो आपका हिमाचल और गुजरात है, वहां के लोगों में भी एक उम्मीद जगी है। जो कांग्रेस का वोट बैंक मान लो गुजरात में खिसका थोड़ा बहुत या हिमाचल में खिसका, तो वो वापस अट्रैक्ट ग्रेजुअली, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े चंक उनके पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन एक ग्रेजुअली एक माहौल वापस से कांग्रेस के पक्ष में बनने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। भाजपा कांग्रेस ही कहां, तो कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात हो रही थी, और अगर देखा जाए तो आज के टाइम में तो कांग्रेस युक्त है भारत,
जिस तरफ देखो उस तरफ कांग्रेस की चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। मतलब राहुल गांधी को इस वक्त तो लोग एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक महानायक, एक जननायक, जन नेता की छवि उनके अंदर देख रहे हैं। और ये वास्तव में इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, जो मैं आपको बार बार कह रही हूं कि एक जनता जो नेताओं से दूरी बन गई थी, चाय पे चर्चा और मन की बात के जो लोग उकता गए थे, ऊब गए थे नेता से, आज उनको सामने एक नेता खड़ा दिखाई दे रहा है जो उनके बीच में मूव कर रहा है, उन्हें गले लगा रहा है, छाती से लगा रहा है, उनके साथ बात कर रहा है, दिक्कतें पूछ रहा है। तो जनता को जो एक हीलिंग टच चाहिए था, वो राहुल गांधी उस हीलिंग टच को दे रहे हैं। इससे बीजेपी घबराई हुई है अब, क्योंकि जिसको कहते हैं कि बिलो द बेल्ट या अभद्र अश्लील टिप्पणियां करना तो उनका फोर्टे है, उनको बड़े अच्छे से आता है। तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं और ये करते रहेंगे जब तक ये यात्रा चलेगी। ये बातें इसी तरह की चलती रहेंगी। मुझे इंतजार गुजरात के नतीजों का है। गुजरात के नतीजे अगर भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए तो भारत यात्रा का तो देखिएगा कि हो सकता है कि वहीं से एक माहौल जो है सड़क के ऊपर एक नई सरकार बन जाए। कुछ नहीं पता है कि इस देश की राजनीति किस करवट बैठेगी। गुजरात के चुनाव का इंतजार करना होगा। जी राजीव, गुजरात के चुनाव का इंतजार करना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गुजरात में लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वहां बैठे हुए हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। आज भी कह रहे थे कि बस सरकार हमारी बनेगी और मनीष सिसोदिया जो जेल चले गए हैं, जेल का ताला टूटेगा और कुछ एक नारा ऐसे ही वो आज दे रहे थे। किसी फिल्मी डायलॉग है वो, किसी फिल्म का, कोई सीरियल का, सीरीज का, महारानी सीरीज में वो डायलॉग है। उसी डायलॉग को वो रिपीट कर रहे थे आज अरविंद केजरीवाल। जबकि अभी तक, जहां तक मुझे जानकारी, इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा हूं, अभी तक शायद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार नहीं हुए हैं, हिरासत में नहीं लिए गए हैं। लेकिन दिन में ही अरविंद केजरीवाल जी उनको गिरफ्तार घोषित करवा दिए। तो ये क्या खेल चल रहा है गुजरात में, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले, और गुजरात पे तो खूब चर्चा होगी, हमारी कोशिश होगी कि हमारी टीम या मैं पर्सनली जाऊं गुजरात भी देख कर आऊं कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र, कांग्रेस के लोकतंत्र। देश और कांग्रेस, बहुत मजेदार तथ्य देखिए, दोनों में लोकतंत्र, दोनों अगर देश देखें तो देश बराबर कांग्रेस और कांग्रेस बराबर लोकतंत्र। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की यानी देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ देश को दिया। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र, उसी लोकतांत्रिक ढंग से आज चुनाव हो रहा है। उस चुनाव को लेकर के बीजेपी चारों खाने चित है, राहुल गांधी ऊपर हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी, शकील भाई आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी की 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हो गई। 1000 किलोमीटर से पहले जब यात्रा वो शुरू करने जा रहे थे तब हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये यात्रा 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कैसे वो भी राहुल गांधी कर लेंगे। लेकिन अब 1000 किलोमीटर के बाद खुद समझ में आने लगा है कि नहीं, ये बंदा तो ऐसा है कि 3500 नहीं, अगर 3.5 लाख किलोमीटर भी कहा जाए तो वो चल लेगा। वैसा समझ अब दिखाई दे रहा है ऐसा। और वो तो खुद कह रहे हैं कि कोई शक्ति है जो धक्का मार रही है, पीछे से आगे बढ़ा रही है। ऐसे में आप कहाँ पाते हैं राहुल गांधी की जो, शकील भाई, जो छवि बनाई गई थी, जो इमेज क्रिएट किया गया था, क्या वो इमेज धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों के बीच रहते हैं, बसों में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, ऑटो में चलते हैं, इसलिए भी समझना चाहता हूँ, मेट्रो में चलते हैं, क्या लोग अब कहते हैं? तो देखिए, राहुल की ये जो इमेज है खाली बीजेपी ने ही अकेले नहीं बनाई है। इसके बनाने में राहुल की पार्टी के कांग्रेसियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेसी कभी नहीं चाहते थे कि राहुल पावर में आए या राहुल अध्यक्ष बने या राहुल कमान संभालें, और अभी भी वो उस अपने उद्देश्य में कुछ हद तक सफल हुए हैं। राहुल एक नेता के तौर पे एक अलग छवि लेके आ जा गए हैं, मगर अध्यक्ष पद उन्होंने एक अपने दूसरे आदमी को दिलवा दिया है। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आप यात्रा की बात कर रहे थे, तो ये बात कांग्रेसियों को अच्छी तरह मालूम थी कि राहुल से अच्छा यात्री तो हिंदुस्तान में कोई होगा ही नहीं, वो जानते थे। और इसीलिए राहुल को उन्होंने हमेशा यात्रा से रोका। ये जो भी राहुल यात्रा कर रहे हैं या जा रहे हैं, हम आपको बताएं कि ये 2006, 2007, 2008 में भी कर चुके हैं। और हम कई जगह उनके साथ गए, जिसमें कर्नाटक था, जिसमें उत्तराखंड था, मीनू जी आपका सारा का सारा इलाका था, जिसमें झारखंड था, तमिलनाडु था,
जिसमें छत्तीसगढ़ था, बुंदेलखंड था, राहुल सब जगह गए और इसी तरह लोगों से मिलते थे, घूमते थे, जाते थे। और उस वक्त जो है उनकी उस यात्रा को देख के कई लोगों ने उनको सुझाव भी दिया कि आपको एक ऐसी ही भारत यात्रा करना चाहिए, पदयात्रा करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने तो जब वो 2017 में यात्रा शुरू कर रहे थे, अपनी नर्मदा यात्रा, और उस वक्त राहुल गांधी से मिलने गए थे, दिल्ली की बात है ये, जाने से पहले उनसे लास्ट फॉर्मली जो मिला जाता है अपने पार्टी के अध्यक्ष थे राहुल गांधी उन दिनों, तब दिग्विजय सिंह उनसे कह के आए वहाँ पे, और उसके आने के बाद उन्होंने ये बताया था। और अभी फिर आपके सामने उन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने उनसे कहा था कि आपको यात्रा शुरू करना चाहिए। और आश्चर्य की बात आप ये देखिए कि वो यात्रा तो कांग्रेस के नेताओं ने शुरू नहीं होने दी। क्या कहा राहुल से? नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी मोदी का समय है, आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसका ये रिएक्शन होगा, लोग मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते। और राहुल को रोक दिया, और न केवल रोक दिया, राहुल को दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा में जाने से भी रोका। पहले कहा गया कि राहुल एक दिन के लिए जाएंगे, फिर कहा कि राहुल थोड़ी देर के लिए जाएंगे, और यात्रा पूरी हो गई दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा, राहुल को वहाँ जाने नहीं दिया। देश भर का नेता वहाँ आया, देश भर के लोग आए। अभी हमारे इसमें ही चल रहा था वो यात्रा, वो भी गजब की यात्रा थी, करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा थी वो। और ये दिग्विजय सिंह इस मामले में हिंदुस्तान के पहले ऐसे यात्री हो गए हैं जो इतनी लंबी 2 यात्राएं कर रहे हैं। खैर, तो कांग्रेस खुद को मजबूत करने वाली खुद है, खुद को बर्बाद करने वाली कांग्रेस खुद है। ये आज जो कहा जाता है कि कांग्रेस सड़क पे नहीं आती, लोगों में नहीं आती, कांग्रेस के नेता नहीं आते, मगर ये परिवार तो हमेशा आता है। सोनिया गांधी 2004 से पहले गांव-गांव घूमी थी। वाजपेयी जी तो बहुत बड़े नेता थे। अभी अमलेंदु जी बता रहे थे, उन्होंने नाम लिए बहुत सारे कि आरएसएस से टकराए, तो उन लोगों को आरएसएस ने हटा दिया। बलराज मधोक थे उसमें दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया। लेकिन वाजपेयी जी कई बार टकराए, लेकिन वाजपेयी जी के खिलाफ आरएसएस कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वाजपेयी जी जनता से जुड़े हुए नेता थे। अपनी पुरानी एम्बेसडर में वो पूरे हिंदुस्तान में घूमे। तो उस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, उन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सोनिया गांधी ने हटा दिया, जिनके लिए उस वक्त विदेशी मूल का नारा ऐसे दिया जाता था, विदेशी मूल की बात तो ऐसे कही जाती थी कि लगता था कि सोनिया गांधी को तो देश स्वीकार करेगा ही नहीं। उसके बाद राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी, हाथरस वो ही गए थे, भट्टा पारसोल का आंदोलन उन्होंने ही किया था। अभी लखीमपुर खीरी प्रियंका गांधी के साथ वो ही गए थे, प्रियंका गांधी सोनभद्र गई थी। तो राहुल, अभी जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना का इतना बुरा समय आया, तो मजदूरों के साथ कौन दिखता था? राहुल गांधी जाते थे, उनसे बात पूछते थे, उनका हालचाल पूछते थे। और उस दौरान एआईसीसी के दफ्तर में आके और दूसरी जगह कौन लोगों की बात उठाता था? राहुल ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी, अपनी आवाज़ उठाई, और राहुल ने कहा कि कोरोना का टीका मुफ्त लगना चाहिए। राहुल ने कहा कि किसान के ऊपर जो लादे गए हैं ये 3 कानून, इन्हें वापस लेना चाहिए। और राहुल की हर बात मानी गई। तो राहुल लगातार सक्रिय रहे। लेकिन जैसा कि अब कहा जा रहा है ये कि साहब राहुल बदल गए, राहुल की ये नई, राहुल की छवि कुछ नहीं बदली है। राहुल वैसे ही हैं जैसे 2004 में आए थे, लेकिन उन्हें देखने के चश्मे बदल गए हैं। और इस बात को जयराम रमेश ने बहुत अच्छी तरीके से कहा। कांग्रेस में कुछ नेता हैं जिनको, उनको भी हम कहते हैं, हम तो साफ कहते हैं, उनको भी बहुत दिनों तक थोड़ा सा परे धकेल के रखा गया। 2014 में जब सरकार आई, उसके बाद जयराम रमेश जैसा आदमी को अगर मीडिया दे दिया जाता, और जयराम रमेश जैसे आदमी को, दिग्विजय सिंह जैसे आदमी को अगर कांग्रेस आगे करती, तो आज परिणाम कुछ दूसरे होते। लेकिन कौन लोग बैठे रहते हैं कांग्रेस के दफ्तर में और कांग्रेस को संभालने वाले, जो कुछ नहीं कर सकते। और ये सारे लोग बीजेपी को और दूसरे विपक्षी दलों को बहुत सूट करते हैं। उन्हें राहुल गांधी सूट नहीं करते, उन्हें दिग्विजय सिंह सूट नहीं करते, उन्हें जयराम रमेश सूट नहीं करते। तो ये लोग जो हैं लड़ने वाले हैं, कांग्रेस के प्रति कमिटेड लोग हैं, जिसे कहते हैं कन्विक्शन है इनका एक। तो ये कन्विक्शन वाले लोग हैं, इन्होंने काम किया है। कांग्रेस को हराने वाला, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला खुद कांग्रेस है। 2011 और 12 में जब अन्ना का आंदोलन हुआ, कांग्रेस उससे लड़ी नहीं, मुकाबला ही नहीं किया कांग्रेस ने। और अब कांग्रेस जब सड़क पे आई है, लड़ रही है, काम कर रही है, तो सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रही है, राहुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये नज़र का
फेयर होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल के सड़क पे आने से लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यही होती है कि लोगों की उम्मीदें मरना नहीं चाहिए, लोगों की उम्मीदें बढ़ना चाहिए। और वो उम्मीदें बढ़ना शुरू हुई हैं, वो अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। सरकार आज बार बार कर्तव्य की याद दिलाती है, कर्तव्य पथ बना रही है। अरे कर्तव्य तो सरकार का होता है, जनता को उसके अधिकार तो दे दो पहले, जनता तो अपने कर्तव्य निभाती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनता जो है वो अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन सरकार कर्तव्य पथ बना रही है। लेकिन इस कर्तव्य पथ पे चलते हुए राहुल गांधी किस दिशा में देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आपको भी लगता है कि एक नई दिशा हम आने वाले समय में, अगले 2 साल में, एक नई धारा, एक नया विमर्श जो है जिस पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, ये सब कुछ एक नया हिंदुस्तान, राष्ट्रवाद और बहुत सारी बातें होती रही पिछले 8 साल में, बहुत कुछ, उन सब से इतर भी एक नई कहें तो हवा बहने वाली है क्या, नया कुछ दिखने वाला है क्या, ये उम्मीद जताया जाए कि कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। एक इंट्यूशन भी होता है, सब इंसान हैं हम लोग, उस आधार पे भी जो कुछ चल रहा है उसमें अच्छाई दिखाई दे रही है। देखिए, उम्मीदें तो बहुत पहले से भी रही हैं और कांग्रेस के खिलाफ वोट देकर जो उम्मीदें थी वे उम्मीदें अब लोगों को दिख रहा है कि कहां पहुंची हैं। तो अब लोगों को लग रहा है कि शायद उनसे गलती हुई है। और एक बार जब वे इस चक्र में फंस गए हैं, क्योंकि यहां सत्ता के साथ केवल सत्ता नहीं है, सत्ता के साथ एक बड़ा औद्योगिक घरानों का पूरा समूह है, विदेशी शक्तियां भी है, बहुत सारे तत्व हैं। लेकिन राहुल की यात्रा से एक चीज जरूर लगती है कि जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं, जो युवा वर्ग जुड़ रहा है, जो किशोर और बच्चे जुड़ रहे हैं, ये ज्यादा उम्मीद जगाते हैं बजाय पुराने नेताओं के। तो आज जिस तरह राहुल गांधी ने अपने साथियों से बातचीत की, उसके वीडियो भी चले हैं कि जिस तरह भारत जोड़ो यात्रियों से उनकी बातचीत हुई और वे विचार व्यक्त किए गए, वे बड़े उम्मीद जगाने वाले हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जो लोग उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, जिन इलाकों से यात्रा गुजर रही है, वहां जो बदलाव के बयार है उसका वो सकारात्मक है और उसके नतीजे आने वाले बरसों तक देश में देखने को मिलेंगे। राजीव जी। डॉक्टर राकेश अचल जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाता है रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, तो बोलती हैं रुपया तो वहीं का वहीं है, 100 पैसे का 1 रुपया, 100 पैसे का 1 रुपया आज भी है, लेकिन डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर को मजबूत करना अगर देखा जाए, हंसी आती है ये इस सवाल पे जवाब सुन करके। और ऐसे ही हंगर इंडेक्स हो। राकेश अचल जी, आवाज आ रही है हमारी आप तक? आवाज नहीं आ रही है, शायद उनके पास डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आवाज आ रही है? हाँ जी, राकेश अचल जी हमारी दोबारा से होता है जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी 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 जी, मैं ये समझना चाहता हूं इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भारत की आज की स्थिति में जो चर्चा हो रही है, उसको जिस भी ढंग से कहें चर्चा, लेकिन उसमें जो वर्तमान सरकार है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती रही, आज अगर हंगर इंडेक्स की बात करें, आज अगर हम रुपए और डॉलर की कीमत की बात करें, तो वहां पर जो बयान आते हैं सरकार की तरफ से, हंगर इंडेक्स को पिछली दफा भी खारिज कर दिया गया, इस दफा भी खारिज कर दिया गया। और रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, तो बताया जा रहा है रुपया तो वही है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आने वाले समय में हम सुनेंगे। क्या ये जो इस ढंग की बातें हैं, ये कांग्रेस की जो मजबूती है उस तरफ इशारा है? विपक्ष की तरफ से लगातार जो हमला है, चाहे आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, अब तो सोशल मीडिया पे कई माफी वीर हो गए हैं जो माफी मांगने लगे हैं, लोगों के पिछले पुराने ट्वीट्स और पुराने पोस्ट जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। तो ऐसे में एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या आपको भी दिखाई दे रही है? और समझना चाहूंगा कि विश्व गुरु बनाते बनाते भारत को कहां लेके चले गए?
हो गए हैं राकेश अचल जी, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जल्दी से आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। एक मिनट, राकेश अचल जी आ गए जी। बहुत लो नेटवर्क है शायद बता रहे हैं आपका राकेश अचल जी का, लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी। ये निश्चित तौर पे ये अब कांग्रेस के आने के संकेत है या नहीं है, लेकिन ये सरकार का दिवाला निकल रहा है, ये इस बात के संकेत निश्चित तौर पे हैं। आप देखिए कि सारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं वो सब नाकारा है और हमारी सरकार जो है केवल वही एक बहादुर है। इसी तरीके से जब WHO ने आंकड़े दिए कि भारत में 50 लाख से ज्यादा मौतें हुई कोविड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, हमारी सरकार ने कहा कि ये आंकड़े गलत हैं और ये तरीका जो सही नहीं अपनाया गया, मेथोडोलॉजी सही नहीं अपनाई गई। हंगर इंडेक्स में कहा गया ये मेथोडोलॉजी सही नहीं अपनाई गई। प्रेस की जो फ्रीडम इंडेक्स जब आया उस पर कहा गया नहीं ये रिपोर्ट गलत है। दुनिया की सारी रिपोर्ट्स गलत है, हमारे यहाँ चूंकि रिपोर्ट्स को तैयार ही नहीं होती है तो इसलिए हमारी रिपोर्ट सारी सही है। यानी हम जो बेरोजगारी का आंकड़ा दिया करते थे वो आंकड़ा भी देना हमने बंद कर दिया, इसलिए बेरोजगारी पे हमारे आंकड़े सही हैं। भले ही जो उत्तर प्रदेश के टीटी की भर्ती होती है उसमें जो है वो 37 लाख जो है वो लोग दौड़े जाए, ट्रेन नहीं मिले उनको, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख लोगों की जो है वो परीक्षा छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार का खजाना जो इन बेरोजगारों से भी भर रहा है। तो सारी चीजें जो है हमारी सरकार से, ये मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण ने जो उत्तर दिया, मुझे बार बार जो है उनके इस उत्तर पे सुब्रमण्यम स्वामी आ जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता हैं। उनका कहना है कि हमारे वित्त मंत्री प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि समझ है कि नहीं है, वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ है या नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो कई बार इस बात को जो कह चुके हैं, कई बार उनके ट्वीट्स इस तरीके के आ चुके हैं और वो सरकार की जो आर्थिक नीतियां उनके ऊपर लगातार सवाल भी उठाते रहते हैं वो कुल मिलाकर सुब्रमण्यम स्वामी। अब मुझे नहीं लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन जो निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि रुपया अपनी जगह स्थिर है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो क्या हमने सरकार जो थी मोदी जी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि डॉलर मजबूत हो? भारतीयों ने क्या इसलिए वोट दिया था? अगर इसलिए वोट दिया था मुझे लगता है तो भारतीयों को जो है अमेरिका में अब वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए, वहां की सरकार भी हम ही चुने, ये मुझे लगता है निर्मला सीतारमण कहना चाहती होंगी। हो सकता है उनका यही कहने का आशय हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी राजीव जी, मतलब अमेरिका के लिए भी काम हो रहा है। खैर, इस चर्चा को समाप्त करूं उससे पहले आप पांचों महानुभावों को धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, राकेश अचल जी, मीनू जैन जी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी। आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं अब तक, लगातार मैं देख रहा हूं अपने अपने कमेंट जो आप कर रहे हैं, बहुत मज़ेदार और तथ्यपरक कमेंट आपके होते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी बातों को रखते हैं। वेद साहनी कह रहे हैं कि पंजाब की एक कहावत है कि सास अपनी बहू से कहती है कि आटा गूंथती हिलती क्यों है। तो ऐसे ही शुरुआत में आपको याद होगा कि शुरुआत में मीनू जैन जी कुछ सास और बहू के जो बातें हैं वो कह रही थी कि क्या क्या चीज़ें कि आप खांसती हो तो आंखें क्यों बंद होती, छींकती हो तो आंखें बंद क्यों करती हो, मुंह क्यों खोलती हो, बहुत सारी चीज़ें। तो ये तमाम बातें होती रहेंगी। वेद साहनी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आचार्य आशीर्वाद अनंत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब पद से काफ़ी ऊंचे उठ चुके हैं, अब उनका पूरा ध्यान कांग्रेस को संगठित करके खोया स्थान वापस दिलाने का है। ये कह रहे हैं आचार्य आशीर्वाद अनंत जी। और M.A. चौहान का कहना है कि एक सरकार को एक बार मैं समझ नहीं पाया जो भी कहना है, लेकिन पल्लवी SB हमारे साथ में है। उनका कहना है अगर सभी मीडिया DV लाइव की तरह खबर दिखाए तो ED CBI EC सही से काम करे तो जनता शायद इलेक्शन का वेट भी न करे मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में। और कृतिवास नायक भी हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र चटर्जी का कहना है कि निर्मला मैम तो नोबेल पुरस्कार की हकदार हैं। और मदीना का मुसाफिर का कहना है कि थैंक्स, गुड इवनिंग। आपको भी रजवी भाई गुड इवनिंग। अबरार अहमद भी हमारे साथ हैं। और रतन ठाकुर हैं जो कह रहे हैं कि इस सरकार उखाड़ फेंको मोदी। खैर, नाराजगी बहुत दिखती है इस सरकार से। अशोक सक्सेना जी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद गांव-गांव चौपाल
गली गली शहर शहर घूमकर प्रभात फेरी निकाली जाती थी और रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन गाते हुए निकलती आदेश जारी करना चाहिए। ऐसी जो प्रभात फेरियां हैं वो निकलनी चाहिए। सरफराज एस का कहना है निर्मला सीतारमन शुड टेक वीकली 2 hours क्लास विद डॉक्टर मनमोहन सिंह, इट्स नेवर टू लेट, इनका कहना है सरफराज एस का। और ऐसे बहुत सारे साथी अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं। कौशिक देवराय का कहना है कि कांग्रेस गुजरात में कहां खड़ी है, जीत सकती है कि नहीं, बिल्कुल जीत सकती है। और राव ठंडा रामा का कहना है जय राहुल गांधी। असलम चिश्ती आज बीमार हैं, नासाज हैं तबीयत उनकी। असलम भाई आप जल्दी ठीक हों, लिख रहे हैं कि चर्चा सार्थक रही, बहुत धन्यवाद आपको। और शमशाद अंसारी भी हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। नवल सिंह हैं, नमस्कार कह रहे हैं। सरफराज एस और एम ए चौहान कल्याण कायम कह रहे हैं कि राजीव सर आप तो बस में सफ़र करते हैं पर और चैनल तो किसी की बस में रहते हैं, किसी की बस में रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या शब्दों का फेर है कि आप बस में सफ़र करते हैं और चैनल तो किसी की बस में रहते हैं। बहुत खूब लिखा है आपने। और ऐसे ही लालजी विश्वकर्मा हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं गुड नाइट। और मदीना का मुसाफिर गुड नाइट अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। सलमान असलम चिश्ती जी कह रहे हैं जिन दोस्तों के मैसेज का जवाब नहीं दे पाया उनको सॉरी कह रहे हैं। ये आपकी असलम भाई आपकी तरफ से मैं सबको मैसेज दे रहा हूं कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप जल्दी से ठीक हों। उमाकांत सिंह जी गुड नाइट कह रहे हैं। तो अब गुड नाइट की जो खबरें जो मैसेज ज़्यादा आने लगे तो ये समझ लीजिए कि विदा का वक्त आ गया है। और अब आज विदा चाहता हूं आप लोगों से। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। परसों रिजल्ट है कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, उस पर तो चर्चा होगी ही। कल क्या कुछ रहता है दिन भर की खबरों के साथ शाम 7 बजे हाजिर होऊंगा। और तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।